नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम फिर एक नए चैप्टर की चर्चा करेंगे जिसका नाम है गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम इस तरह से पढ़ेंगे कि मैथ्स में जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, किस तरह से उन्हें वेरीफाई करें, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम दिए गए तर्क के आधार पर सिद्ध करते हैं। उन तर्क के आधार पर हम एक कथनों का संग्रह करते हैं जिसे हम उपपत्ति कहते हैं, और उन कथनों के माध्यम से उस दिए गए मुख्य कथन की सत्यता की जांच करते हैं, उसे सिद्ध करते हैं, और इस प्रोसेस को हम एक प्रमेय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां कि 8 2 से 2 से विभाजित है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड, सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित है। तो तीसरे कथन को हम देखते हैं कि 8 2 से विभाजित है, यानी 8 में 2 का भाग जाता है और सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित है, तो 8 भी एक क्या है, सम संख्या है। तो ये कथन सत्य हो गया। यानी पहले कथन को उसके आगे के कथन यानी आगे के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको प्रूव करना है। हमें जो सूचना दी गई उसके आधार पर उसको सत्य मानना है। ये लिख दिया साहब 8 2 से विभाजित है, इसकी क्या प्रूफ है कि सही है या गलत है? पर सेकंड स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित है, और सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित है, तो 8 भी एक क्या है, सम संख्या है, अर्थात 8 भी 2 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात 8 भी 2 से विभाजित होगा। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, तो आपने देखा प्रमेय में कुछ भाग दिया होता है, कुछ भाग सिद्ध करना होता है, और कुछ भाग हम हमारी ओर से लिखते हैं, रचना वगैरह करते हैं, और फिर उस स्टेटमेंट्स के रूप में, स्टेटमेंट के पक्ष में, स्टेटमेंट के फेवर में हम कुछ बातें, कुछ कथन और कलेक्ट करते हैं, और फिर कहते हैं साहब इन सब स्टेटमेंट्स के आधार पर हम देखते हैं कि दिया गया कथन क्या है, सत्य है। तो यहां पर इस प्रकार का जो होता है, कथन होता है, ये एक्चुअल में निगमनिक कथन होता है, आगमनिक नहीं होता है, निगमनिक कथन होता है। निगमनिक कथन का तात्पर्य है कि ऐसा कथन जिसमें कुछ भाग दिया जाए, उस दिए गए भाग के आधार पर हम कुछ स्टेटमेंट्स कलेक्ट करते हैं। तर्क या कथन है, ओके, इसे हम प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्रमेय कहते हैं, और इसको हम अनुमानित कथन भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? अनुमानित कथन। यानी ये एक्चुअल में
पहले तो एक अनुमान की तरह दिया जाता है, पर हम इसके पक्ष में, इसके फेवर में जो स्टेटमेंट्स देते हैं उसके आधार पर इसको हम सत्य सिद्ध करते हैं, सत्य साबित तो करते हैं। पर आगे आइए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं मैथ्स में जो पहले से तय है और पहले से इस प्रकार के कथन हम यूज करते हैं, पर उनके बारे में यदि हम तर्क दें कि ये अमुक समुच्चय में सत्य है, यानी अमुक समुच्चय मतलब से सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है और प्राकृत संख्याएं n का जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं से बनने वाले सभी समुच्चयों में सबसे छोटा समुच्चय है। द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ द रियल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये बात याद रखें, स्टेटमेंट की नोट कर लें आप अच्छी तरह से। स्मॉलेस्ट सेट of the real number is कौन होता है? नेचुरल नंबर। The smallest set of the real number is natural number। ओके, यानी वास्तविक संख्याओं का सबसे छोटा समुच्चय, कौन होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। तो यहां पर ये हमें पता है, ये स्टेटमेंट हमें पहले से गिवन है और इसके बारे में हम इसको संख्याएं रख रख के देखते हैं। बाकी सब समुच्चयों की संख्याओं का इसकी संख्याओं से कंपेयर करते हैं तो हम पाएंगे कि इसकी संख्याएं या ये समुच्चय है वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। आगे बढ़ते इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से बात करें। जैसे ये स्टेटमेंट देख लिए होंगे आपने। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं, बहुत ही मैजिक वाली बात होगी आपके लिए, और वैसे आप सोच सकते हैं इसके बारे में, कभी आपने सोचा होगा तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं कि आपने स्क्वायर ऑफ नंबर देखे होंगे। स्क्वायर जैसे अपन 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इस तरह से हम स्क्वायर करते हैं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लो 6 का स्क्वायर 36 है, 36 एक स्क्वायर है और वो किसका है? 6। तो ये 36 एक से प्रारंभ होकर 6, एक से प्रारंभ होकर आने वाली 6 विषम प्राकृत संख्याओं के योग के बराबर होता है। सर ऐसा कैसे? देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। 1 से 6 नहीं बोला हमने। प्रथम 6 विषम प्राकृत संख्याओं के योग के बराबर 36 आएगा। जोड़ लीजिए, 4 5 9 16 7 25 और 11 36। और देख लीजिए, आपको 8 का चाहिए यानी 64 किसका है? 8 का स्क्वायर है। इसके पहले की 8 विषम प्राकृत संख्या आप लिखिए। ओके, जोड़ दीजिए, 4 9 16 25 36 और ये हो गया हमारे पास में 49 और ये 15 64। कोई भी स्क्वायर अपने रूट के बराबर प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं के योग के बराबर होता है।
आप देख लीजिए, छोटी सी बात कर लीजिए, बढ़ाने का 9 हो गया। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो इसके पहले की 3 विषम प्राकृत संख्या ले लीजिए, ये हो गई 4 और 5 9। ये स्टेटमेंट्स है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 36 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 64 आएगा। आपको जितनी विषम प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए तो कितनी है, उसकी स्क्वायर के बराबर होगा। दैट मीन्स इसको ऐसा लिखा होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 और डॉट डॉट मतलब ये अनंत तक जा रही है, एन तक जा रही है। तो इसका जो जहां तक का आपको सम चाहिए उतने के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं योग चाहिए तो 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का आपको योग चाहिए तो वो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए तो वो 20 के स्क्वायर के बराबर होगा। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है और बहुत अच्छी बात है, कॉम्पिटिशनल क्वेश्चन की तरह काम करता है। इस स्टेटमेंट को हम Pn कहते हैं, यानी एक स्टेटमेंट को हम P से लिख रहे हैं, जैसे अपन फंक्शन को f या g या h से लिखते हैं, वैसे स्टेटमेंट है इसको P से लिख रहे हैं। और n मतलब नेचुरल नंबर के लिए इसको हम प्रूव कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं इसको। तो देखिए किस तरह से कर रहे हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत की जो परिभाषा या हम उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो वो कहता है कि गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिमाण या कथन या स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें एक धन पूर्णांक यानी n के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कथन को सिद्ध करने की जो विधि है जो उसे हम कहते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। यानी गणित में हम बात करें, गणित में कुछ ऐसे कथन होते हैं, यानी गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम या कथन होते हैं। गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम या कथन होते हैं जिन्हें एक धन पूर्णांक, यानी धन पूर्णांक है हमारा प्राकृत संख्या यानी n के पदों में व्यक्त करते हैं। ओके, गणित की अन्य शाखाओं, बीजगणित भी हो सकती है, बीजगणित में संख्याओं का काम ही होता है, या गणित की अन्य शाखाओं में कुछ ऐसे कथन होते हैं या परिणाम होते हैं जिन्हें एक धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जाता है। और ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट तकनीक पर आधारित समुचित सिद्धांत है। यानी ऐसे कथनों को यहां से लिखता हूं, तथा ऐसे कथनों का सत्यापन करने के लिए, ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए
सिद्ध करने के लिए एक विशेष या विशिष्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे गणितीय आगमन सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहा जाता है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, वापस एक बार आराम से देख लें इसको, कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम धन पूर्णांक यानी n के पदों में व्यक्त करते हैं। तो ये एक n के पदों में व्यक्त स्टेटमेंट है। इसका हम जिस तकनीक के द्वारा, जिस प्रक्रिया, जिस प्रोसेस के द्वारा इसका हम सत्यापन करेंगे उसे गणितीय आगमन सिद्धांत कहते हैं। एक बार देखिए बोर्ड पर, अच्छी तरह इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्या है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी इससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। और फिर मैं साथ ही साथ ये उतार लिया, इसके बाद ये एग्जाम्पल साथ साथ लेकर सोल्व करता हूं। आइए, आपने उतार लिया होगा, उतार नहीं पाए स्क्रीनशॉट लेकर फिर उतार लें या वीडियो पॉज करके आप देख लें। इसको सोल्व करते हैं हम, किसके लिए, धन पूर्णांकों के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। तो धन पूर्णांक किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए करेंगे, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए करेंगे। तो इसे, ये स्टेटमेंट हम चेक करेंगे कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सही है या नहीं है। तो हम इसे एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसके स्टेप्स होते हैं वो भी पहले मैं आपको समझा दूं कि इन स्टेप में सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहां लिख दूं स्टेप्स 4 स्टेप्स फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स। फर्स्ट ये है कि सर्वप्रथम दिए गए कथन को n बराबर 1 पर जांचते हैं। अर्थात वो स्टेटमेंट 1 के लिए सत्य है या नहीं, सत्य है तो ही आगे बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप में अब n बराबर k पर सत्यता ज्ञात करते हैं। और या फिर इसको लिख दें कि सत्य स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि n के लिए है तो k के लिए भी होगा। और थर्ड स्टेप में अब ये होता है
कि n बराबर k प्लस 1, अर्थात pk प्लस 1 की सत्यता सिद्ध करते हैं या जांच करते हैं। ओके, ये 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। मैं इन्हीं स्टेप्स का यूज करते हुए, इन्हीं तीनों स्टेप्स में अपन जाते हुए, मैं इस कुल स्टेटमेंट को भी आपके सामने प्रूव करता हूं कि ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है या नहीं है। आइए, इसको भी देख लिया होगा आपने। आइए, P1 1 मीन्स n का वैल्यू 1 है, तो n यहां पदों की संख्या को व्यक्त करता है। n का वैल्यू यहां पर 3 है, 3 पदों का योग 9 आएगा, 4 है तो 16 आएगा, 5 है तो 25 आएगा। तो n1 का मीन्स एक पद लिया, एक पद लिया तो 1 आएगा, और एक पद है तो उसका स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, अर्थात P1 सत्य है। वापस देख लीजिए, n का वैल्यू 1 लिया तो यहां भी 1 ही पद आएगा, यहां n का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो P1 अर्थात 1 के लिए सत्य है। ऐसा लिख सकते हैं कि कोमा n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर p के यानी n की जगह सिर्फ k ट्रांसफर करना है। बाकी जो सवाल है वो जैसा है वैसा का वैसा आप लिख देंगे और इसे समीकरण संख्या 1 डालेंगे। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। यहां लिखेंगे हम, अब हम n बराबर k प्लस 1 अर्थात p k प्लस 1 को सिद्ध करेंगे, या ऐसे लिख दें हम कि सत्यता की जांच करेंगे। ओके, तो इधर हम लिखते हैं p k प्लस 1, यानी पहले जिस स्टेटमेंट में k था, k मीन्स k का वैल्यू 5 है तो 5 पद हो गए, k का वैल्यू 10 है तो 10 पद हो गए, k का वैल्यू 20 तो 20 पद हो गए। परंतु अब k प्लस 1 यानी पहले 20 पद थे तो अब उससे एक आगे का पद लेना है, यानी ये यहां तक को मैं k मानता हूं, तो अब नेक्स्ट में k प्लस 1 आएगा। आइए आगे हम बात करते हैं। इधर भी हम n लिख सकते हैं, डॉट 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 प्लस n, ये n तक का हम हिसाब कर रहे हैं तो यहां भी डॉट 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 प्लस n लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। और n की जगह अब k आ गया तो k लिख दें। यस, तो यहां स्टेटमेंट बनेगा 1 प्लस 3 प्लस
5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस के तो पहले से था, अब तो के प्लस 1 लिखना है और आगे एन की जगह के प्लस 1 आया तो इधर भी के प्लस 1 का स्क्वायर रहना चाहिए। अब हम बाएं पक्ष को लेकर सोल्व करेंगे और बराबर वाला आरएचएस हम लाएंगे, नहीं दायां पक्ष हम लाएंगे। यहां सोल्व करते हैं। हमने देखा यहां तक का जो वैल्यू है, यहां तक का वैल्यू समीकरण संख्या 1 के अनुसार इतना मान किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहां लिख देंगे कि ये तो हो गया के स्क्वायर समीकरण संख्या 1 से, आगे वाला पार्ट हो गया के प्लस 1। दिख रहा है आपको, आगे वाला पार्ट हो गया के प्लस 1, देखते रहिए आराम से, ठीक है। अब देखिए ये इसके बराबर कैसा है, इसके लिए आपको बताऊं, ये संख्या है तो ये उससे एक आगे की संख्या है, यानी ये सब क्या थी 1 3 5 7 9, ये क्या थी, विषम प्राकृत संख्या थी। तो इसको हम n लिखा है, k लिखा है, तो इसके लिए ये एक आगे की, यानी इससे 2n माइनस 1 को डिनोट करती है, क्योंकि एक विषम संख्या होती है 2n माइनस 1 होती है, एक विषम संख्या होती है 2n माइनस 1 और सम संख्या 2n होती है। तो एग्जैक्ट आप इसको ऐसा देखना चाहते हो सर ऐसा होना चाहिए सेम एज इट, तो आप इसको संख्या को लिखें विषम रूप में 2n माइनस 1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है, ये वही चीज है। मैं वहां समझ गया, आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा तो आप कह रहे सर एक बार इसे एग्जैक्ट उसी फॉर्म में लाकर दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। यहां तक जो चल रहा था हमारा डॉट 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 प्लस 2k माइनस 1 था, और अब 2k की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा, तो 2 और ब्रेसिस में k प्लस 1 और माइनस 1, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहां तक का जो पोर्शन था, देखिए इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग किसके इक्वल था, के स्क्वायर इक्वल था। आगे वाले कोष्टकों में हल करता हूं और प्लस में लिखता हूं, वो हो गया 2k प्लस 2 माइनस 1, फिर इसे सोल्व किया मैंने, के स्क्वायर प्लस 2k और प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल RHS। एक बार फिर से बोर्ड पे आराम से देख लें, समझ लें। सबसे पहले जितने भी स्टेटमेंट्स इस चैप्टर में होंगे, चैप्टर नंबर 4 में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे सबको मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करना है और इसी तरह से करना है। सबसे पहले उसको एक के लिए सत्य देखेंगे, यानी यहां बाएं पक्ष में एक पद लेंगे, दाएं पक्ष में n की जगह एक रखेंगे, LHS इक्वल RHS आता है तो कर देंगे साहब n बराबर 1 के लिए सत्य है। समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे कि जहां n पड़ा है वहां k रख देना है और कोई चेंज नहीं, देख लीजिए 1 3 5 7 9 प्लस और डॉट डॉट n की जगह सिर्फ k रखना है और उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना है। इतना काम सारे सवाल में करना है। फिर हम ये भाषा, ये लाइन सेम टू सेम, किसी भी सवाल में चेंज नहीं करनी है, ये की लिखनी है आपको, सभी सवालों में एज इट लैंग्वेज आपको यूज करनी है। फिर आप यहां भी स्टेटमेंट यू का यू लिखेंगे, फिर आपने एक नंबर तक जितना बाएं पक्ष में लिखा था वो तो लिखना ही लिखना है। फिर एक नंबर में जहां k था वहां k प्लस 1 लिखना है और बाकी उसके आगे पीछे गुणा भाग प्लस में जो भी पड़ा उसको लिख देना। फिर इक्वल में भी जो k था उस k की जगह k प्लस 1 रख के उसको भी देख लेना कि क्या उसका फॉर्मेशन बन रहा है। फिर आप LHS सोल्व करेंगे, RHS के बराबर लाना है। LHS में याद रखना कि समीकरण 1 वाला भाग है उसको तो RHS लिख देना, यानी इस पूरे बाएं पक्ष को k स्क्वायर लिख देना, लिख दिया। यहाँ k स्क्वायर तो हर सवाल में k स्क्वायर नहीं आएगा, हर सवाल में समीकरण 1 का दायां पक्ष जो बनता है उसको आप यहां तक लिख देंगे और प्लस में एक पद सिंगल पद बचेगा, सभी सवालों में सिंगल पद ही बचेगा, उसको आप हल करेंगे और हल करके यहाँ लिखेंगे। इसको फिर जोड़ बाकी करना है, गुणा भाग करना है या फिर कोई आपको सूत्र लगाना, उसके अनुसार ये पूरा पूरा एज इट RHS इक्वल आ जाएगा।
इस तरह से स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को सोल्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क जरूर करें क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका होमवर्क 100% चेक होने वाला है। तैयारी रखें, पढ़ें, वीडियो जरूर देखें क्योंकि अटेंडेंस भी आपकी स्टार्ट हो गई जो ऑनलाइन ऐप पे होती है। वहां पर कंप्यूटर सारा सिस्टम है, उसमें किसी का रोल नहीं है। पढ़ाई करें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।